दोस्तों, हेलो डॉक्टर के इस डिजिटल मंच पे मैं शाकिर रज़ा खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम कर रहा हूं और आप इस वक्त देख रहे हैं आपकी बात डॉक्टर के साथ। हमारे इस शो में हर बार एक नया डॉक्टर हम आपके सामने पेश करते हैं और एक नए डॉक्टर के साथ हर बार अलग अलग बीमारियों पे हम कोई ना कोई डिस्कशन करते हैं ताकि आपको अवेयर किया जा सके बीमारियों के ताल्लुक से। आज ऐसे ही नागपुर शहर के एक ऐसे यंग एंड डायनामिक डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है जो अपने प्रोफेशन में तो माहिर है ही, साथ ही साथ उनकी जुस्तजू और जद्दोजहद इस बात की रहती है कि हमेशा कोई ना कोई कोशिश में वो ये लगे रहते हैं कि समाज को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जा सके, अपलिफ्ट किया जा सके, अंडर प्रिविलेज लोगों को किस तरीके से हाथ पकड़ के ऊपर लाया जा सके। अलग अलग इदारों से जुड़े रहने वाले इस शख्सियत का नाम है डॉक्टर नईम अहमद खान साहब। डॉक्टर नईम अहमद खान साहब पेशे से वैसे रेडियोलॉजिस्ट है, MBBS इन्होंने किया हुआ है और DMRE इन्होंने किया हुआ है। MBBS के साथ साथ में जब ये आगे अपने प्रोफेशन में आए तो प्रोफेशन में आते ही इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ करके सोशल डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया। तो आइए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ डॉक्टर नईम अहमद खान साहब की तरफ में और उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनकी सर्विसेज के बारे में, जानेंगे उनके सोशल लाइफ के बारे में। मेडिकल फील्ड की जहाँ तक बात है, मैं शुरू से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ, IGMC मेयो हॉस्पिटल। वहाँ पे शुरू से ही गरीब अंडर प्रिविलेज जो पेशेंट्स हैं उनसे मेरी वाबस्तगी रही है। और वहाँ पे जो मैंने देखा है लोगों की दो तकलीफ़ें एक साथ, एक तो सोशो इकोनॉमिक जो उनका बैकग्राउंड रहता था कि इंसान ट्रीटमेंट को अफोर्ड ना कर सके, इससे ज़्यादा बदकिस्मती की बात कोई नहीं हो सकती कि इंसान अपने हेल्थ पे पैसा खर्चा नहीं कर सकता। इस तरह के जो पॉपुलेशन थी उसको मेयो हॉस्पिटल में कैटर किया जा रहा था। एट द सेम टाइम जो मेडिकल पार्ट था IGMC का, मेयो हॉस्पिटल का, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ सेंट्रल इंडिया जी। तो उस वजह से जो हमारे टीचर्स थे, जो हमारा टीचिंग मेथडोलॉजी था, वो भी बहुत ज़्यादा हाई कैलिबर का था। तो उस हाई कैलिबर एजुकेशन के साथ में इन पेशेंट्स को कैटर करना, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो हमको मेयो हॉस्पिटल में देखने को मिला। और इस वजह से वो सोशल टच अपने आप ही आ जाता है। जब लोगों की मिजरी इंसान देखता है, गुर्बत को देखता है, उनकी तकलीफ़ों को देखता है, तो वो एहसास अपने आप पैदा हो जाता है। एक मेडिकल प्रोफेशन के अंदर में वो चीज़ को कायम किया जिसके लिए बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन बना है। एग्जैक्टली बिल्कुल, ये कहा जाए तो इसी के लिए बना है, इसी चीज़ के लिए बना है। और जो उसका कमर्शियल पार्ट है वो तो अपने आप आ ही जाता है। वो तो हर प्रोफेशन में क्या है कि वो गेन होते ही है। हाँ। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन का यही एक टच है जिसकी वजह से लोग मतलब कहाँ तक चले जाते हैं लोग। हाँ, तो मतलब भगवान के लेवल तक पहुँचा देते हैं। इंसान तो इंसान ही होता है, बट लोगों की सोच इस हद तक होती है क्योंकि आपको उस नज़रिए से देखते हैं लोग, आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा वैसे। तो दोस्तों, डॉक्टर नईम अहमद खान को जिस तरीके से आप देख रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी यंग है और उस छोटी उम्र में भी उन्होंने ज़िंदगी की उस बात को समझ लिया जिसको समझते समझते लोगों की ज़िंदगियाँ निकल जाती है कि हम बने हैं दूसरों के लिए, हम पैदा हुए हैं औरों के लिए। मेडिकल प्रोफेशन में जब उन्होंने जैसा कि बताया कि गरीबी में आने वाले पेशेंट्स को देख करके इंस्पायर्ड हुए, तो डॉक्टर साहब अभी किस किस इदारों के साथ आप सोशली अटैच्ड है? जहाँ तक सोशल की जहाँ तक बात है तो मैं हमारी एक स्कूल है CBSE पैटर्न पे चलती है, इक़रा इंटरनेशनल स्कूल में उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरे और भी साथी है उसमें, साथ में जो हम लोगों ने कम्युनिटी और इन जनरल पब्लिक के लिए और सोसाइटी के लिए एक स्कूल, बहुत ही हाई टेक और अच्छे स्टैंडर्ड का एक स्कूल, एक इदारा कायम किया है। उसमें अराउंड 750 स्टूडेंट्स अभी हमारे पास में ज़ेर तालीम हैं। मेरे खुद के बच्चे भी, हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि खुद के बच्चे इनके वहीं पढ़ रहे हैं, वरना होता तो यही है कि टीचर जिस स्कूल में पढ़ाता है अपने बच्चे को वहाँ नहीं पढ़ाता है। तो आप मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर होने के बावजूद अपने स्कूल के स्टैंडर्ड पे कोई यकीन नहीं होता। यानी आप अपने स्टाफ, अपने कैलिबर पे यकीन रखते हैं, इसलिए अपने बच्चों का करियर वहीं बना रहे हैं अल्लाह पर, और अपनी कोशिशें तो रहती है। माशाल्लाह। तो ये कोशिश हम हर किसी को करनी चाहिए, वरना ऐसा नहीं कि होना चाहिए कि हम खुद डॉक्टर और हमारा बच्चा कहीं और न जाके ट्रीटमेंट ले रहे हैं और हमारी फैमिली किसी और से इलाज करवा रही है। ऐसा भी होता है ना। तो ये चीज़ें नहीं होने चाहिए। और ये जर्नी सोशली और कहाँ आपकी रही है? एक
हमारे पास में ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया का 2 साल से यहाँ पे एक यूनिट आया है, नेशनल लेवल का है, तो उसका भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया, जी, उसका नागपुर यूनिट का मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्टिव लेवल पे ज़कात का यूटिलाइजेशन करते हैं, जहाँ पे हम अलग छोटे छोटे प्रोडक्टिव यूनिट्स डाल के दिए जो ज़कात के मुस्तहिक़ लोग होते हैं। प्रोडक्टिव यूनिट का मतलब ये है कि आप उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बना रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ लेके आ रहे हैं, जो मतलब ज़कात जो कहती है इस्लाम में, ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है कि आप किसी को इतनी ज़कात दे दो कि आइंदा साल वो ज़कात देने का लायक बन जाए, बस यही कंसेप्ट पर है ये, वो हमारा प्राइमरी टारगेट होता है ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया का। जी। इसके अलावा हमारी 2 मेजर एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, एक AMF नाम से एसोसिएशन ऑफ मेडिकल फैकल्टीज़, इसमें पूरे वेस्ट नागपुर और सेंट्रल नागपुर, मोस्टली नागपुर के जितने भी MBBS, डेंटल एंड अबव पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी डॉक्टर्स हैं उसके मेंबर है, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और उसी के साथ साथ मैं सिदरा एक अगेन डॉक्टर्स एसोसिएशन है, मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती है। इसमें डॉक्टर्स जितने भी डेंटल सर्जन्स हैं, MBBS एंड अबव जितने भी डॉक्टर्स हैं नागपुर के, इन सब का एक एसोसिएशन है, उसका भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी। दोस्तों, जनरली किसी भी MBBS डॉक्टर से जब हम मिलते हैं या प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर से मिलते हैं या मेडिको फैटर्निटी से जब हम मिलते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी लाइफ में उसके पेशेंट और उसके प्रैक्टिस के अलावा कोई दूसरी एक्टिविटी के लिए जगह ही नहीं होती। लेकिन डॉक्टर नईम साहब, आप बहुत बहुत मुबारक के बात के हकदार है कि आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी सोशल जिम्मेदारियों को भी निभाया है, और सोशल जिम्मेदारियां निभा रहे। अल्लाह आपकी कामयाबियों को अल्लाह आपको और कामयाबी दे और आपकी कोशिशों को और आगे बढ़ाए, हमारी यही दुआएं हैं। और आप जैसे और भी मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है वो इस तरीके से समाज के काम आए और समाज के लिए आगे निकल के आए। हम यही आप सभी मेडिकल प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपकी ज़रूरत है समाज को। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी जगहों में आपके तरफ दुनिया देख रही है, तो लिहाजा हम हेलो डॉक्टर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको दावत देते हैं कि आप भी समाज के तरफ में रुख करें और समाज के लिए जो कर सकते करने की कोशिश करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, और जो भी आपके आसपास में नीडी आता है उसके लिए कुछ ना कुछ करें। तो चलिए डॉक्टर नईम साहब, अब हम बढ़ते हैं आज के अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ, इंटरव्यू की तरफ में आते हैं। तो जैसा कि आप MBBS डॉक्टर है, तो आपकी कैरियर की शुरुआत आपने एज जनरल प्रैक्टिशनर्स की या कैसे की? एक्चुअली मैं MBBS करने के बाद कुछ साल मैंने मेडिकल ऑफिसर का जॉब किया है, IGMC में किया था। तो दैट वाज लाइक MBBS जनरल प्रैक्टिशनर सॉर्ट ऑफ, लेकिन आई वाज अ गेजेटेड मेडिकल ऑफिसर था मैं वहाँ पे। तो वहाँ पर भी मेरा पेशेंट से, जो जनरल पेशेंट्स है उनसे वाबस्तगी रही। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में अगेन मैंने IGMC मेयो हॉस्पिटल एज अ मेडिकल ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी ज्वाइन किया। मेरा जो ब्रांच है वो PG आपने काय में किया? रेडियोलॉजी में किया। अच्छा जी। और PG के साथ साथ फिर आप रेडियोलॉजी की तरफ डाइवर्ट हुए, जनरल प्रैक्टिशनर से निकल के रेडियोलॉजी में आ गए। फिर वो मेरी फील्ड हो गई। तो फिर आपका ये जो टर्निंग हुआ है, इस बीच का क्या एक्सपीरियंस रहा है पेशेंट्स के साथ में आपका? देखिए, रेडियोलॉजी के लिए मैं शुरू से फॉन्ड ऑफ था बहुत, मतलब सिंस माई MBBS डेज आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ रेडियोलॉजी। मुझे वो फील्ड शुरू से ही पसंद थी। जनरल पेशेंट्स को ट्रीट करना ये मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी एज अ मेडिकल ऑफिसर। जब मैंने इसको शिफ्ट किया तो फिर कोशिश की कि उसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां यहाँ पे भी निभाता रहूँ। तो उसके लिए कहीं ना कुछ अटैचमेंट्स रहे। फिर हमने मेट्रो हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारे और 4 पार्टनर्स के साथ स्टार्ट किया। तो अगेन उस तरह की बात हो गई कि वहाँ पे भी पेशेंट्स आने लगे। तो जो कम्युनिटी के कॉन्टैक्ट्स थे, जितने लोग थे जो नोन थे, तो जो ज़रूरत में होते थे जब भी हेल्थ सर्विसेज के, तो मेरा शुरू से टच जनरल पेशेंट के साथ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि रेडियोलॉजी है तो सिर्फ उसी फील्ड से रिलेटेड पेशेंट देखने की बात नहीं है जी। तो जो जनरल कम्युनिटी के पेशेंट्स हैं, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह सोशल कॉन्टेक्ट्स भी बहुत है, तो जिसको भी जब भी कोई ज़रूरत होती है तो जितना हो सका उतना तो उन चीज़ों को कैटर कर लेते हैं जी। तो फील्ड के अलावा ये चीज़ें पैरेलल चलते रहती हैं। तो माशाल्लाह आपने अपने दोनों करियर को स्विच के बीच में भी संभाला और अभी भी संभाल के रखा है। तो अभी आप कोर रेडियोलॉजिस्ट है या कॉम्बो है अभी? देखिए, रेडियोलॉजी मेरा पैशन है। हाँ, तो अभी तो कोर मेरा प्रैक्टिस मतलब तो कॉम्बो में है कि कोर है? नहीं, अब मैं उसको डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा वैसा। मेरा ये एक बैलेंस्ड अप्रोच रहता है हमेशा, क्योंकि पेशेंट को नहीं बोलना ये फितरत में नहीं है शुरू से मेरी जी। तो ऐसा रहता है कि मैं अपनी फील्ड में वर्क करते रहता हूँ दिन भर, ये चीज़ें अपने आप हो जाती है साथ में, जो जनरल प्रैक्टिस वाली बातें होती है कि कोई भी पेशेंट की ज़रूरत है, कहाँ एडमिट होना है, क्या करना है, ट्रीटमेंट है, तो मैं इन चीज़ों को जैसा हमेशा से कैटर करता हूँ। आई लाइक दैट वेरी मच। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे इस वक्त में नीचे नंबर्स भी देख रहे हैं, डॉक्टर नईम अहमद खान साहब का
नाम भी देख रहे हैं और इनका जो डायग्नोस्टिक सेंटर है नायशा डायग्नोस्टिक सेंटर, उसका एड्रेस भी आप देख रहे हैं। तो लिहाजा अब जैसा आपने सुना कि डॉक्टर नईम साहब जो है वो दोनों साइड में आपके लिए अवेलेबल है, तो आपको जब कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ती है तो आप कभी भी उन्हें कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के अपना प्रॉब्लम लेके उनके पास आ सकते हैं। अपॉइंटमेंट के साथ में आप उनसे मिल करके अपने ट्रीटमेंट के लिए जो भी हेल्प उनसे रिक्वायर्ड है, आपको जो भी सजेशन रिक्वायर्ड है, जो सजेशन मेडिकली आपको चाहिए वो बिल्कुल देने के लिए आपके पास में अवेलेबल रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आपको उनकी सर्विस हमेशा मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड में और क्या क्या बातें हमारी होनी है। डॉक्टर साहब से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ हम आपको दिलाने वाले हैं, तो लिहाजा बने रहिए हमारे साथ में, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि रेडियोलॉजी अब जैसा आपका एक पैशन के साथ साथ प्रोफेशन हो गया है, तो हम रेडियोलॉजी पे आज का अपना इंटरव्यू जो है पूरा का पूरा बेस कर देते हैं, क्योंकि अब आप पैशन और प्रोफेशन जब होता है तो आदमी का डेडिकेशन बढ़ता है, तो जब पैशन और प्रोफेशन में डेडिकेशन बढ़ जाए तो पेशेंट को उसका बेनिफिट भी मिलता है। तो आज हम आपसे कुछ ऐसे सवाल करने जा रहे हैं जो रेडियोलॉजी की दुनिया में या एक जर्नल मेडिसिन या जर्नल ट्रीटमेंट की दुनिया में हमेशा निग्लिजेंस रहे हैं, निग्लिजिबिलिटी पे बात रही है। तो हम आपके साथ में ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एक रेडियोलॉजिस्ट का रोल क्या रहता है पूरी मेडिकल फैटर्निटी के अंदर में, एक रेडियोलॉजिस्ट क्या रोल अदा करता है। हमारे चूँकि हिंदी के दर्शक है और हिंदी के दर्शकों को थोड़ा सा ये चीज़ की जानकारी। जी मैं कोशिश करूंगा कि उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, आप थोड़ा मेरे लैंग्वेज के साथ बेयर कीजिएगा प्लीज़ जी। रेडियोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़ नथिंग टू डू विद रेडियो। अच्छा एक जनरल मैंने कहा मिसकंसेप्शन बहुत देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो इस तरह से नहीं करते, बट एक जनरल पब्लिक हमेशा रेडियोलॉजिस्ट मीन समथिंग हैज़, किसी रेडियो से कुछ ऐसा कुछ नहीं है, इट हैज़ समथिंग टू डू विद रेडिएशन। बेसिकली हम डील करते हैं रेडिएशन के साथ में, लेकिन कुछ चीज़ें विदाउट नॉन रेडिएशन भी होती है, जैसे यूएसजी वगैरह जो ये अल्ट्रासोनिक वॉइस होती है, इसमें रेडिएशन का कोई रोल नहीं होता। रेडिएशन यूएसजी का मतलब होता है सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी और कलर डॉपलर में इसमें रेडिएशन नहीं होता, ये अल्ट्रासोनिक वॉइस के थ्रू में टेक्नोलॉजी होती है जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो रेडियोलॉजी का फील्ड है वो है एक्सरे, बहुत ही कॉमन यूज़ है और बहुत रैम्पेंट यूज़ है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्वेस्टिगेशन, बेसिक रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद में इसके भी बहुत सारे एडवांसमेंट्स आ गई, जिसमें हम आरजीओ करते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रास्ट देते हैं, फिर फिल्म लेते हैं, कहीं बेरियम लाते हैं और फिर एक्सरे लेते हैं, इस तरह के अलग अलग एक्सरे लेते हैं। इसका जनरल मेडिसिन में और ट्रॉमा में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पर आपको फ्रैक्चर वगैरह में वो सब आप जानते ही हैं। जनरल मेडिसिन में इसका आईसीयू में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डेली बेसिस पे 2-2, 3-3 एक्सरे हमको करने होते हैं। पेशेंट का सारा प्रोग्रेस जो है वो एक्सरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो एक्सरे बहुत प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद में सेकंड लेवल का इन्वेस्टिगेशन आ गया सोनोग्राफी एंड कलर डॉपलर, जिसमें एक यूएसजी की मशीन होती है, अल्ट्रासोनिक वॉइस के थ्रू उसकी जो एक टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज़ करके यूएसजी हमारे को एक इमेज देता है। तो नॉर्मली इसके कुछ अलग अलग तरह के यूजेज होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक। लाइक एक जनरल मेडिसिन में जो यूज़ होता है वो आपकी सारी लीवर की बीमारियाँ, किडनी की बीमारियाँ, जैसे किडनी स्टोन हो गया जी, कहीं कुछ एब्सेस हो गया आपके एब्डोमेन में, उसके अलावा मस्कुलर स्केलेटल आपके मसल्स के टीयर हो गए, ऐसा हर चीज़ के लिए, आपके गले में अगर कहीं थायराइड की कुछ गठान बन रही है, नेक में बन रही है, कैंसर के जितने भी होते हैं उसमें 99.9% यूजेज जो है, मतलब चीज़ें जो है वो यूएसजी की स्क्रीन से ही होके जाती है। तो ये यूएसजी का यूज़ हो गया। कलर डॉपलर में आपके जो ब्लड के जितने भी वेसल्स है, जैसे कैरोटिड वेसल्स होगी, हाथ की वेसल्स होगी, इनमें अगर कहीं ब्लॉकेजेस है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो कलर डॉपलर का इसमें बहुत ज़्यादा यूजेज होता है। इसके अलावा सोनोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ आज की डेट में है, वो है प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली। तो प्रेगनेंसी में मल्टीपल 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स इन अ सिंगल प्रेगनेंसी हम मल्टीपल सोनोग्राफीज करते हैं जी, जो कि हम यूजुअली सेंट्रल हॉस्पिटल में इसका काफ़ी अच्छा सेटअप है, वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट्स हम करते हैं जो चैरिटेबल लेवल पे करते हैं, काफ़ी कंसेशन, ऑलमोस्ट 50% कंसेशन पे करते हैं वहाँ पे। कम्युनिटी को इस हॉस्पिटल से बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा सोनोग्राफी के अलावा कलर डॉपलर के अलावा, कलर डॉपलर जो है वो प्रेगनेंसी में भी होता है, उसमें भी बच्चे का ब्लड सप्लाई देखा जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को कब डिलीवर करना है, कब सीजर करना है, उसका जो डिसीजन है वो कलर डॉपलर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है थोड़ी एडवांस, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में बहुत सारे यूजेज, जो सोनोग्राफी के यूजेज हैं एक्सेप्ट प्रेगनेंसी, सिटी स्कैन में सारे यूजेज आ जाते हैं जो सोनोग्राफी में होते हैं। इसके अलावा ट्रॉमा में ब्रेन से रिलेटेड वगैरह यूजेज होते हैं। यानी मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो चीज़ें सोनोग्राफी में नहीं देखी जा सकती है उसको सिटी में देखी जा सकती है। जी,
कुछ ऐसा हद समझा तक जाए? आप ऐसा कह सकते हैं कि कुछ चीज जो लिमिटेशन सोनोग्राफी की है वो सिटी स्कैन में कवर अप हो जाती है, माइन्यूट चीजें। क्योंकि कैसा है, सोनोग्राफी में कुछ लिमिटेशन है, एयर आ गई बीच में तो बराबर नहीं दिख रहा है, बोन आ गई तो बराबर नहीं दिख रहा है, पूरे एंगल्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन सिटी स्कैन में क्या है, आपने मशीन को में पेशेंट को डाला, 3D स्कैन ले लिया चारों तरफ से इमेजेस क्रिएट, उसको रीफॉर्मेट कर लिया, हर एंगल से देख लिया, मेजरमेंट्स ईजी होती है, तो कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स नहीं छूटती है। वाइल सोनोग्राफी जो है वो एक लाइव इन्वेस्टिगेशन है, पेशेंट इस सांस ले रहा है, आप कंटिन्यूस उसको देख रहे हैं, इट इज मोर लाइक अ लाइव टेलीकास्ट, लाइव वीडियो टेलीकास्ट, तो उसमें थोड़े लिमिटेशंस होते हैं। तो उसके लिमिटेशन जो है वो सिटी स्कैन पे काफी हद तक कवर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि सिटी स्कैन पे कुछ चीजें नहीं दिखने वाली, सोनोग्राफी पे ज्यादा बेहतर दिख सकती है। लेकिन प्रेगनेंसी में हम सोनोग्राफी नहीं करते क्योंकि रेडिएशन हजार्ड होता है, बच्चे को रेडिएशन हजार्ड होता है, उसमें काफी ज्यादा हाई लेवल में सोनोग्राफी नहीं कर सकते, नहीं सिटी स्कैन आई एम सॉरी सिटी स्कैन नहीं कर सकते। तो ये जो है सिटी स्कैन का एक लिमिटेशन हो गया एक तरह से प्रेगनेंसी में। लेकिन अभी और एडवांसमेंट के साथ में वो चीजें हम MRI पे देख सकते हैं जी। तो MRI इज नॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन जी। तो MRI पे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होने की वजह से बहुत सारी प्रेगनेंसी की चीजें हम MRI पे देख सकते हैं। अच्छा। जहाँ पे USG की MRI में रेडिएशन कम होता है या होता ही नहीं है? MRI में रेडिएशन नहीं होता है, होता ही नहीं है। उसका जो फिजिक्स है वो प्योरली मैग्नेटिक बेस्ड फिजिक्स है। तो उसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा एक्सरे या रेडिएशन नहीं देते, पेशेंट को मशीन में डालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं और उसके बेसिस पे इमेजेस बनती है, दैट इज MRI। तो ऐसे ये मेनली ये 4 ब्रांचेस है। इसके अलावा और एडवांस ब्रांचेस है हमारी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी वगैरह वगैरह, जैसा आप हार्ट की एंजियोग्राफी वगैरह करते हैं, तो वो जो है वो फील्ड भी हमारे से रिलेटेड है कि हार्ट के अलावा बाकी जगह का जो एंजियोग्राफी वगैरह होता है वो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, उसको कहते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, हम इंटरवीन कर रहे हैं बॉडी में, अच्छा, इंटरवीन कर रहे हैं, दखल दे रहे हैं, तो दैट इज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। जी जी। तो हार्ट के अलावा कहीं की भी आप लोग ये कर सकते हैं? जी जी, रेडियोलॉजिस्ट जो है ये कर डेफिनेटली होती है, ब्रेन की भी होती है। और ये एंजियोग्राफी अब एडवांसमेंट की वजह से सिटी स्कैन की मशीनों पे भी होती है। हम एक दवा दे देते हैं और सिटी स्कैन की एंजियोग्राफी कर लेते हैं। MRI पे भी एंजियोग्राफी होती है कि आपके ब्रेन की एमआरआई, उसमें पूरे ब्लड वेसल्स दिख जाएंगे, उसमें ब्लॉकेजेस दिख जाएंगे, इस टाइप की चीज़। हार्ट की भी इवन एंजियोग्राफी होती है जी। सिटी स्कैन की CT एंजियोग्राफी कहते हैं हम। अच्छा। एक तो आप कैथेटर डाल के जो कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, लेकिन सिटी स्कैन में एक दवा दे देते हैं 40-50 cc 70 cc और उसके बाद में सिटी स्कैन कर लेते हैं, तो हार्ट की पूरी वेसल्स जो है वो डिलीनिएट हो जाती है, उसमें कुछ ब्लॉकेजेस तो दिखते हैं। ओके, दैट इज सिटी। मतलब उसके लिए एंजियोग्राफी करने की जरूरत नहीं है, वो CT पे भी दिख जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ बेनिफिट्स, वो जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी होती है उसके कुछ अलग बेनिफिट्स है वगैरह, लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों, ये सवाल हमने आज क्यों पूछा उसकी वजह भी हम आपके सामने रख देते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जब भी कोई डॉक्टर हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई टेस्ट लिखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा परसेप्शन बन गया है या ऐसा मिथ तैयार हो गया है कि यार डॉक्टर ने जब बिला वजह का मेरे को CT स्कैन लिख दिया, निकलना तो कुछ भी नहीं है, मेरे पैसे वेस्ट हो गए। लेकिन ये जो सारी इन्वेस्टिगेशंस होती है डॉक्टर को आपकी बॉडी को एनालाइज करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये डॉक्टर नईम साहब ने हिंदी में आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। और उम्मीद है कि अब आप जब भी कोई डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन लिखे आपको, तो उसको सेकेंडरी थॉट पे ना ले आते हुए प्राइमरी थॉट पे इन्वेस्टिगेशन कराने की कोशिश करें। क्योंकि होता ऐसा है कि जनरली लोग निगलेक्ट कर देते हैं, अरे जान दो ना, मैं तो ठीक हो गया, डॉक्टर को क्या है, ऐसा है। अब कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस है भी मार्केट में, उसकी वजह से भी चीज़ें हो रही है, तो वो चीज़ भी नहीं बोल सकते। हम आपको हमेशा से गलत नहीं कहते हैं, लेकिन कोशिश हमारी हेलो डॉक्टर की यही है कि हम आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन लेके आए जिससे कि आप अवेयर हो जाए अपने आप के लिए और मेडिकल इंडस्ट्री के लिए, टेस्ट के रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे करके। तो डॉक्टर साहब, हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि ये पूरा आपने सिनेरियो जो समझाया इन्वेस्टिगेशन पार्ट से, अभी के वक्त में कॉरपोरेट या बड़े हॉस्पिटल्स जो है वो हेल्थ चेकअप बहुत करवा रहे हैं, कैंपेन्स चलाते हैं, ड्राइव चलाते हैं, बार बार है तो उनके एडवर्टाइजमेंट्स निकलते हैं। तो ये हेल्थ चेकअप भी रेडियोलॉजी के अंदर में पार्ट बनता है या इंसान का हेल्थ चेकअप होना चाहिए, क्या है ये बेसिकली हेल्थ चेकअप, क्या है डेफिनेशन, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाया आप तो। एक्चुअली ये क्या एक रूटीन हेल्थ चेकअप के जो एडवर्टाइजमेंट्स बहुत वर्ड हम उसमें ऐड कर दें कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अच्छा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है ना, ये अपने आप एक्सप्लेन कर देगा चीज़ों को। कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल। तो अब हमको एहतियात करना है तो बाकी चीज़ों में तो हमको डेफिनेटली एहतियात करना है, एक्सरसाइज करना है, ये वो बाकी चीज़ें, लेकिन बॉडी तो बॉडी है। हाँ। उसके साथ में कुछ ना कुछ होता रहता है। एक मशीन है, उसमें छोटे मोटे फॉल्ट्स आना ही है। इनको अगर हमने अर्ली पिक कर दिया तो जो मेजर ट्रीटमेंट है उससे हम कई बार बच जाते हैं। ओके।
तो ऐसा है कि अगर इस तरीके से हमने समझ लीजिए 1000 चेकअप्स किए और उसमें अगर 2 जानें बच जाती है, किसी मेजर डिजीज को हमने पिक कर लिया और उसको ट्रीट कर दिया। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर में हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी जिस्म में चल रही हो जिसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। ऑब्वियसली कई सिस्टमिक बीमारियां ऐसी रहती है, जैसे डायबिटीज़ कई दिनों तक रहती है, हमको पिक ही नहीं होती, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हो जाती है, किडनी पे असर, आँख पे असर, ये सब हो जाता है। हाई शुगर लेके पेशेंट अचानक आता है, पता है 400 शुगर है, 500 शुगर है, उसको पता ही नहीं कि उसको डायबिटीज़ है। बीपी कहीं का कहीं शूट हो गया। कई बार पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जो सेरेब्रल हेमोरेजिस लेके आते हैं या कार्डिक इशूज़ लेके आते हैं, उनको लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन रहता है, बीपी कब से बढ़ा हुआ रहता है। तो हमने अगर हमारे एटीट्यूड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स की तरफ गए, ठीक है, उसकी डिटेल्स में मैं आपको बाद में आते हैं हम, लेकिन एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की तरफ गए और हमको पता चला एक छोटी सी चीज़ के हम हाइपरटेंशन के मरीज हैं, हमको इतना भी पता चल जाए और हम उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर दें, तो बीपी की वजह से होने वाले जितने भी ऑर्गन के डैमेजेस हैं इंशाल्लाह हम उसको प्रिवेंट कर लेंगे। शुगर हमको पता चल जाए कि हाई शुगर है और हम उसको कंट्रोल कर सके, तो शुगर से होने वाले सारे डैमेजेस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये तो एक हो गया कि मेजर डिजीज से बचना। एक चीज़ ये होती है कि ये सारी डिजीजेस और भी कई, थायराइड की डिजीज हो गई आपकी, किसी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, बार बार कई सारी चीज़ें, कई चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो है इंसान अपने तक रखता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स की तरफ नहीं जाता है, डिले करता है। तो एक पार्ट तो ये हो गया कि आपने उसको बढ़ने से या बड़ी बीमारी से रोक लिया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आपकी उस बीमारी की वजह से सफर करते रहती है, जिसका आपको इल्म ही नहीं होता। बिल्कुल तो आपका जो वर्क पोटेंशियल है, आपका जो डे टू डे सोशलाइजेशन है, आपकी फैमिली के साथ जो आपका वो है, जो मूड चेंजेस हो रहे हैं, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपने वर्क में, ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और आपका एक्चुअल आउटपुट है वो नहीं मिल पाता। सालों साल आप ऐसे ही गुजरते रहे, उस बीमारी को कैरी करते रहते हैं। और उसी चीज़ को हमने थोड़ी वैल्यू दी, टाइम टू टाइम पीरियोडिकली अपने बॉडी को चेक करते रहें